हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। रेहान यहाँ पर ऐसे किसी को भी आने नहीं देगा जो उसके बिजनेस को खराब करे। हालांकि यह शिप छोड़ने के बाद क्या हो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रेहान इस मामले में दूर ही रहता है। जब तक हम इस शिप पर है तब तक वह पूरी जिम्मेदारी लेगा, पर एक बार अगर हमने यह शिप छोड़ दिया तो उसके बाद उसे कुछ मतलब नहीं है, चाहे कोई जिए। अमन की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रेहान ने काफी अच्छा रोल बनाया है। हाँ, उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ही दूसरों के साथ ऐसा कुछ करे। रेहान की बात पर अमन ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे टोक हुए कहा, तक कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि रेहान एक अच्छा आदमी नहीं है, पर उसके खुद के कुछ नियम और कायदे हैं। वह दूसरों को जो चीजें बेचता है वह उन्हें याद तक नहीं रखता। अगर सच कहे तो यहां पर इस ऑक्शन में रखा हुए कोई भी सामान रेहान का खुद का नहीं था, बल्कि यहां पर बहुत सारे लोग अपना सामान बेचने के मकसद से उस सामान को यहां पर छोड़कर गए थे, और इन सब का रेहान को सिर्फ कमीशन मिलता था, क्योंकि वही बीच में यह सब फॉर्मेलिटी कर रहा था। फिर भी इतने सालों से यह काम करने के बाद भी रेहान इसीलिए फेल नहीं हुआ था क्योंकि वह बहुत ज्यादा ईमानदार था और अपने काम में और उतना ही पैसा लेता था जितना वह डिजर्व करता था। अगर उसे सच में बेईमानी करनी ही होती तो वह यहीं पर एक सामान की डबल से ट्रिपल पैसे ले सकता था, पर अगर बाकी लोगों को यह बात पता चल जाती तो वह लोग यहां पर इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने बिल्कुल नहीं आते, और रेहान अपने ही हाथों से अपना खुद का कारोबार बर्बाद नहीं कर सकता था। क्रूज का मैग्निफिकेंट हॉल पास करने के बाद रेहान और अमन रेसिडेंशियल ए में पहुंचे। यह ऑक्शन एसोसिएशन 3 दिनों के लिए होने वाला था, इसीलिए जो भी लोग यहां पर इस ऑक्शन में शामिल होने आए थे वे लोग यहां पर खुद के आराम करने के लिए एक कमरा खुलवा सकते थे। बाकी कमर्शियल क्रूज की तरह इस क्रूज में ज्यादा कमरे नहीं थे, क्योंकि बहुत ही कम लोग थे जो इतने अमीर थे और यहां आते थे। इस क्रूज में भले ही कम कमरे थे, पर जितने भी थे वे बहुत ही लग्जरियस थे, और एक स्वीट में बहुत सारे बेडरूम थे। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो लोग अपने बॉस का ख्याल रखने आए थे वे लोग अपनी ड्यूटी आराम से कर सके। रेहान, अमन और जुनैद तीनों ने 3-3 कमरे बुक किए थे। रेहान के साथ कम लोग थे, पर अमन और जुनैद के साथ रहने के लिए उसने भी एक बड़ा कमरा चुना था। और अगर इस बारे में बात करें तो इस रेहान को अच्छे से पता था कि अपना बिजनेस कैसे करना है। यहां पर जो कमरे इन लोगों को दिए गए थे वह फ्री में नहीं दिए गए थे। इस रूम में रहने के लिए इन लोगों को पैसे चुकाने थे, और वह पैसे सच में बहुत ज्यादा हाई थे। एक बड़े लार्ज गेस्ट रूम की एक दिन की कॉस्ट 1 मिलियन रुपए थी। अगर उस एसोसिएशन में आए हुए सभी अमीर लोगों की गिनती की जाए तो इस हिसाब से रेहान एक दिन में मिलियन रुपए कमा रहा था, सिर्फ गेस्ट रूम में रहने से। और इस हिसाब से 3 दिन तक वहां जो लोग रुकेंगे उससे रेहान 0.0 मिलियन री कमा लेगा। इसीलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं था कि इसी वजह से रेहान खुद मेन गेट के ऊपर जाकर सभी गेस्ट को वेलकम कर रहा था और सभी के साथ बहुत ही पोलाइट बात कर रहा था। यह सब लोग उसकी किस्मत थे, तो रेहान कैसे इन लोगों से इतने प्यार से बात नहीं करता। जब सब लोगों को उनका रूम अलर्ट हो गया तो मैगी अभिनव को लेकर पहले से उन रूम्स को अच्छे से चेक करने के लिए चली गई। आखिरकार यह जगह बहुत ही अलग थी और यह सब लोग पहली बार यहां आए थे, और यहां पर हर तरह के लोग थे। कुछ बहुत ज्यादा डेंजर भी थे तो कुछ बहुत सही भी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर करें तो मैगी के हिसाब से यहां पर ड्रैगन और मछलियों की तरह अलग अलग किस्म के लोग थे, और यह सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसीलिए मैगी पूरी तरह एक बार देख लेना चाहती थी कि उसके रेहान को कोई दिक्कत ना हो। मैगी को इस बात की चिंता थी कि जरूर इस कमरे के अंदर कोई हिडन कैमरा होगा जिससे उसके रेहान को कोई भी दिक्कत हो सकती थी, और कुछ ही देर बाद उसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ढेर दिखाई दिया। वे सभी अलग अलग तरह के माइक और कैमरा थे, और उन सभी को बहुत अच्छे से छुपाया गया था। अगर मैगी और अभिनव को इन सब चीजों का इतना अच्छा ज्ञान नहीं होता तो शायद रेहान कभी भी अपने कमरे में अपने सीक्रेट्स नहीं रख पाता। अमन और जुनैद ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गए, और जब उन लोगों ने उन्हें डिवाइस के टूटे हुए टुकड़े देखे जो रेहान के कमरे की टेबल के ऊपर रखे हुए थे, वह दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी अमन ने रेहान से कहा, रेहान, आपको इस बारे में वार्न करने ही वाला था।
पर मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी जुनैद ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि रेहान को इस तरह के ऑर्थो ऑनेक्स मेथड से गुजरना पड़ सकता है। हम अभी भी रेहान को ढूंढ सकते हैं। वे दोनों इसी तरह से बात करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। टेबल की तरफ बढ़ते हुए उन इक्विपमेंट को बाहर निकालने लगे। कुछ ही देर में उन लोगों के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। तभी रेहान ने उनसे पूछा, क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत है? जुनैद ने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, रेहान यह सब आपके कमरे से मिला है। जुनैद का सवाल सुनकर रेहान ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उनसे पूछा, हाँ, क्या हमने अभी अभी इसे नहीं ढूंढा है? तुम दोनों को क्या हो गया? अमन और जुनैद दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़ा सा इनबार होते हुए कहा, आपके कमरे में बहुत सारे कमरे हैं, शायद 20 से भी ज्यादा कमरे हैं, पर मेरे कमरे में सिर्फ 4 या 5 ही कमरे हैं। जुनैद ने कहा, ऐसा नहीं है रेहान, तुम्हारे पास बहुत सारे कमरे हैं, पर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें बहुत कम कमरे मिले हैं। इन लोगों के लिए यह जानना मुश्किल था कि कौन सा कमरा ज्यादा जरूरी है, बजाय यह जानने के कि कौन सा एक कमरा ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन लोगों ने पहले ही छिपकर बात सुनने वाले माइक सब जगह लगा दिए, और हो सकता है कि हर कमरे में इसी तरह माइक लगे हो। अमन और जुनैद के कमरे इतने ज्यादा नहीं थे जितने ज्यादा रेहान के कमरे थे। इसीलिए इन सब का सिर्फ एक ही मतलब निकल रहा था। रेहान के वह दोनों गार्ड इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं थे कि वह सारे छुपे हुए माइक निकाल सके। यह सब देखकर अमन ने गुस्सा करते हुए कहा, डैम, यह रेहान तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। यह रेहान एक सूखते हुए कुत्ते की तरह है। मैं फिर से अपने लोगों को अपने कमरे को चेक करने के लिए कहूंगा। जुनैद गुस्से में खड़ा हो गया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि अच्छे से पूरे कमरे की तलाशी ले। रेहान ने अपना हाथ दिखाते हुए उन्हें रोका और कहा, भूल जाओ ये सब। तुम दोनों अपने लोगों के लिए और ज्यादा मुसीबतें मत बढ़ाओ। मैगी और अभिनव, तुम दोनों जाओ और ढूंढने में मदद करो। रेहान का ऑर्डर मिलते ही वह दोनों वहां से चले गए। यहां पर जो कैमरे और माइक यूज किए गए थे उन्हें बहुत ही ट्रिकी तौर से छुपाया गया था। शायद अमन और जुनैद के लोग इन सब को ढूंढने में इतने ज्यादा माहिर नहीं थे। सिर्फ मैगी और अभिनव ही ऐसा कर सकते थे। अभी अभी जो एक्सीडेंट हुआ उससे अमन और जुनैद दोनों के दिल में एक दरसा बैठ गया था। किसी का भी बेडरूम उसकी सबसे प्राइवेट जगह होती है। ऐसे में अगर वह दोनों किसी के भी सामने एक्सपोज हो जाएंगे तो ये दोनों रेहान, जिनकी पूरे आइलैंड के ऊपर इतनी इज्जत है, उनको कैसा लगेगा? वहीं दूसरी तरफ रेहान बहुत शांत नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रेहान यहां पर अक्सर आता जाता रहता है और अमन यहां पर पहली बार आ रहा है। इस बार रेहान को लेकर उन दोनों के ऊपर एक अलग और काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। रेहान की आइडेंटिटी अब और ज्यादा मिस्टीरियस बन गई थी। अमन अपने शब्द वापस नहीं ले सकता था और ना ही किसी तरह से इस मामले में कोई मदद कर सकता था। फिर भी उसने रेहान से कहा, मिस्टर कार्तिक, आपकी असली आइडेंटिटी है और आपके सारे सब ऑर्डिनेंस एक जैसे क्यों हैं? वहां बैठे दोनों लोग एकदम से साथ साथ हो गए थे, क्योंकि रेहान उनमें से किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। अमन और जुनैद को देखकर लग रहा था कि ज्यादा परवाह नहीं थी, पर अब वे दोनों बहुत ज्यादा उत्साहित थे। रेहान के बारे में जानने के लिए अमन और जुनैद दोनों ही सेकंड जनरेशन के सबसे ताकतवर और अमीर आदमी थे, पर असल में रेहान उन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। रेहान को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी असल आइडेंटिटी को अभी तक पाकर रखा था। पर जब अमन ने रेहान से उसकी असली पहचान पूछ ही ली थी, तो शायद रेहान की पहचान अब और ज्यादा सीक्रेट नहीं रह गई थी। अमन और जुनैद के कहने पर रेहान को सच में विश्वास हो गया था कि उसे यहां पर बहुत मजा आने वाला है। पर उसे कहां पता था कि यहां आते ही उसे इतने बड़े चैलेंज देखने को मिलेंगे, जिस हिसाब से अमन और जुनैद ने रेहान को रेहान के बारे में बताया था। रेहान इतना तो समझ चुका था कि यह रेहान बहुत पहुंची हुई चीज है और अपना फायदा देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वही अमन और जुनैद को रेहान पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था, जो थोड़ी ही देर में टूट गया, क्योंकि जैसे ही अमन और जुनैद को पता चला कि उनके बेडरूम के अंदर हाई लेवल के माइक और कैमरे लगाए गए हैं, तो वह लोग एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह सारी मेहरबानी रेहान और उसके सबटेनेंट की थी, जिन्होंने कैजुअली रेहान की कमरे की तलाशी ले ली थी।
और जो उन्होंने बहुत गहराई से वहां पर सर्च किया तो उन्हें इतने सारे कैमरा और माइक मिले जिससे उनकी बातों को और उनकी हरकतों को कोई दूसरा आराम से देख और सुन सकता था। शुरू में तो अमन और जुनैद को यह सब कुछ सिर्फ एक प्रैंक लग रहा था, पर जब उन्होंने रेहान के कमरे में इतने सारे कमरे देखे तो वह लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन लोगों के कमरे में सिर्फ 4-5 बेडरूम ही थे। इसका मतलब यह था कि रेहान के कमरे से बाकी सब कमरों को भी कनेक्ट किया गया था, और हो सकता था कि इससे उन लोगों की अपनी प्राइवेसी भी सच में बहुत ज्यादा डेंजर में हो। अमन और जुनैद ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वह लोग ठीक से पूरा कमरा चेक करें। तभी रेहान ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इतने लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मेरे 2 बॉडीगार्ड ही यह सारा काम देख लेंगे। यह सब कुछ देखकर अमन और जुनैद बहुत ज्यादा हैरान थे। उन लोगों को अभी तक नहीं पता था कि असल में रेहान की असली पहचान क्या है। इसीलिए अमन से रुका नहीं गया और उसने रेहान से यह सवाल पूछ लिया। रेहान को थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसने अभी तक इन लोगों को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। रेहान ने बहुत शांत होकर कहा, मैं मित्तल परिवार का वंशज हूं। यह सुनते ही उन दोनों एक साथ हैरानी से सहा। क्या जैसे ही उन दोनों ने यह सुना तो वह इतना ज्यादा हैरान हो गए कि एकदम से खड़े हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि रेहान की आइडेंटिटी इतनी ज्यादा शॉकिंग होगी। उन्होंने अपने आप को दिमागी तौर पर इतना तो तैयार कर लिया था कि रेहान की पहचान उसकी असली आइडेंटिटी बहुत अलग है, पर किसने सोचा था कि यह उनकी सोच से बहुत ज्यादा आगे निकलेगा। अमन ने लड़खड़ाते हुए बोला, मित्तल परिवार। रेहान ने अपनी गर्दन हमें हिला दी और कहा, हाँ, मैं मित्तल परिवार से ही हूं। जुनैद ने एकदम से हैरान होते हुए कहा, पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार, जिनका वंशज अपने आप को कभी भी दूसरों के सामने नहीं आने देता, इससे पहले कि वह सारी संपत्ति को अपने नाम नहीं कर ले। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर रेहान मित्तल परिवार के वंशज रेहान मित्तल होंगे। अमन और जूनियर दोनों ही दुनिया के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक थे और उनकी गिनती सबसे बड़े और ताकतवर परिवारों में होती थी, पर अभी भी वे लोग रेहान के सामने कुछ भी नहीं थे। मित्तल परिवार को पूरी दुनिया में सब लोग जानते थे। शायद आम लोगों को नहीं पता था कि इन सब का, पर अगर यह लोग इन लोगों के बराबर या इनके स्टेटस के बराबर पहुंच जाते हैं तो इन लोगों को पता चलेगा कि पूरे दुनिया की 2/3 प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने वाला मित्तल परिवार का डर कितना ज्यादा है। फिर भी मित्तल परिवार का लोगों के बीच में बहुत नाम था और लोग इतना ज्यादा उनसे डरते नहीं थे। मित्तल परिवार का वंशज हमेशा खुद को बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रखता था, जिसकी वजह से लोगों को यह वहम होता था कि मित्तल परिवार का कोई वंशज है ही नहीं। अगर इसी बारे में आगे बात की जाए तो रेहान का पेट पहले से ही कड़वाहट से भरा हुआ था। ऐसे में वह खुद को लो प्रोफाइल क्यों नहीं रखता? उसे उसकी किशोरावस्था में ही उसके परिवार वालों ने बहुत ही बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय गंदा खाना खाने और गलियों में सोने के। मित्तल परिवार के वंशजों में बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे अतिरिक्त लोग भी इस परिवार में थे। जैसे ही कोई भी वंशज परिवार की संपत्ति का ख्याल रखने के लिए मित्तल परिवार द्वारा क्वालिफाई कर दिया जाता था, तो उन लोगों को इस नियम और ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता था, जो कि बाहरी दुनिया में हुआ करती थी। कोई नहीं जानता कि कितने सारे वंशज इस क्रूर परिवार के रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से पिछले 100 सालों में मारे गए हैं। यहां तक कि रेहान भी लगभग मौत के बहुत करीब था जब वह इस ट्रेनिंग से होकर गुजर रहा था, पर उसने किस्मत से किसी न किसी तरह खुद को बचा लिया था। यह तो कुछ भी नहीं था। असली शुरुआत तो तब होती थी जब यह लोग अपने परिवार में वापस आते थे और यहां उन लोगों को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेने के लिए लड़ना पड़ता था, और इस दौरान बहुत सारे खून के धब्बे इनके कपड़ों पर लग जाते थे। रेहान ने थोड़ा सा गुस्सा खुद पर करते हुए कहा, यह मेरी ही गलती है कि मैंने तुम लोगों को पहले नहीं बताया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। मुझे माफ कर दो। रेहान की बात सुनकर अमन ने थोड़ा मजा किया लहजे में कहा, रेहान, अगर आप हमें पहली ही मुलाकात में यह बात बता देते तो हम लोग कभी भी आपके दोस्त बनने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन लोगों के परिवार की ताकत के सामने इन लोगों की बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी कि यह लोग रेहान के दोस्त बने। अमन की बात सुनकर जुनैद ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, किसने सोचा होगा कि रेहान की असली पहचान इतनी ज्यादा डरा देने वाली होगी। किस्मत से रेहान ने हमारी बेवकूफियां पर इतना ध्यान नहीं दिया और फिर भी हम लोगों से दोस्ती की। रेहान ने
उन लोगों से कहा पूछते आए। इसमें क्या बड़ी बात है? जब भी मैं लोगों से मिलता हूं तो कभी भी मित्तल परिवार का वंशज होने के नाते नहीं मिलता। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि हम लोग आराम से घुल मिलकर एक दूसरे से बातचीत करें, भले ही हम लोग दोस्त हो या ना हो। रेहान अपने अतीत में जिस तरह के एक्सपीरियंस से होकर गुजरा था, उसके बाद उसे लोगों से मिलने का और बात करने का एक अलग ही सलीका हो गया था। उसने कभी भी बड़े परिवारों के यंग मास्टर की तरह घमंड करके यह बदतमीजी से किसी से भी बात करना नहीं सीखा था। उसने सिर्फ इतना सीखा था कि खुद की आइडेंटिटी को वह इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता था और दूसरों से बहुत सिंसियर बात करता था। और अगर इस नजरिए से देखा जाए तो मित्तल परिवार के नियम बहुत ही ज्यादा क्रूर थे और शायद यही सब फायदा रेहान को उसकी ट्रेनिंग से मिला था। अगर इसी परिवार के बारे में और बताया जाए तो मित्तल परिवार के उत्तराधिकारी जो बचपन से एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते आ रहे होते हैं, 15-1 साल की उम्र में इन लोगों को समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि यह लोग जिंदगी की ठंडी हवाओं के झोंके को सहन करना सीख सके और जिंदगी में जितने भी तरह के मुश्किलें एक आम आदमी उठाता है उसको समझ सके। इन लोगों को मखमली कपड़ों में रहने की आदत को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और दुनिया के असली टैलेंट को सीखने, समझने और जानने के लिए मजबूर किया जाता है। जिंदगी के इन फलसफा को समझने के बाद और जिंदगी की तमाम मुश्किलों को सहन करने के बाद जो लोग इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को या उन वंशजों को अपनी प्रॉपर्टी से मित्तल परिवार हटा देता है और जो बचता है उसे वापस बुला लिया जाता है। और शायद इस तरह का वंशज बहुत ही कम देखने को मिलता है। रेहान ने धीरे से बड़बड़ा हुए खुद से कहा, इन सब मैली बातों को छोड़कर अपने पीछे सिर्फ अच्छी यादें ही छोड़कर जाना चाहिए। यह सब कुछ बहुत ज्यादा क्रूर है। अमन को रेहान की पूरी बात सुनाई नहीं दी थी, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या मेरी बातें अच्छी यादें? मुझे कुछ समझ नहीं आया, रेहान ने उससे कहा। कुछ नहीं, बस अतीत की कुछ बात याद आ गई थी। वह सब कुछ पहले था। अमन ने जब देखा कि रेहान और ज्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहता है तो उसने रेहान से फिर कुछ भी नहीं पूछा। उसी वक्त मैगी और अभिनव भी कमरे में वापस लौट आए। रेहान को रिपोर्ट करने के लिए मैगी ने कहा, यंग मास्टर रेहान, हमने वह छुपे हुए कैमरे और माइक ढूंढ लिए हैं। उनकी संख्या भी उतनी ही है जितनी हमारे कमरे में पाई गई है। जैसे ही अमन और जुनैद ने यह बात सुनी तो उन लोगों ने एक लंबी और गहरी सुकून भरी सांस ली। जितने इस कमरे में पाए गए थे, इसका मतलब इन लोगों ने उन सभी कैमरा और माइक को ढूंढ लिया था जो इन लोगों को जाल में फंसाने के लिए बिछाया गया था। शायद अब जाकर कहीं यह लोग अच्छी और गहरी नींद सो सकते हैं, वरना पूरी रात ये लोग यही सोचते रहते कि उनकी हर हरकत पर कोई बैठकर नजर रख रहा है। ऐसे में ये लोग सुकून से कैसे सो सकते हैं? मैगी और अभिनव की बात सुनकर रेहान ने उन दोनों की तरफ अपनी गर्दन हाँ मिलाते हुए कहा, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, थैंक यू। जाओ अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। उन दोनों ने एक साथ रेहान को यस सर कहा और वहां से चले गए। वह दोनों रेहान की बात तो मान गए थे, पर असल में दोनों के आराम करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। एक इल्लीगल जगह पर रेहान की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी और फिर रेहान अपने साथ सिर्फ उन दोनों को ही इस ऑक्शन एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लेकर आया था। ऐसे में इन दोनों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब रेहान ने देखा कि वह दोनों अभी भी कमरे के कोन पर ही खड़ी हुई है और इंतजार कर रहे हैं, तो रेहान ने उन लोगों को देखकर बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। सुपर गार्ड होने की वजह से उन दोनों को अच्छे से पता था कि उन्हें कब आराम करना है और कब काम करना है। यहां तक कि अगर वे लोग खड़े हैं तो भी आराम से आराम कर सकते हैं। फिर भी सिया मैगी से बात करना चाहती थी और उसे कुछ बताना भी चाहती थी, पर जब उसने देखा कि मैगी अभी भी अपनी ड्यूटी कर रही है और आराम करने नहीं जा रही है, तो उसने खुद ही रेहान से कहा, रेहान, मैं बाहर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, मैगी को भी मेरे साथ आने दो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। रेहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और कहा, ठीक है, जाओ, पर थोड़ा सावधान रहना। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैगी मेरे आसपास है तो फिर तुम किस बात से डर रहे हो? और हाँ, मैं वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं हूं, कराटे ब्लैक बेल्ट। एक स्पोर्ट होने के नाते सिया सामान्य लोगों को अपने सामने टिकने तक नहीं देती। सिया उन लड़कियों में से नहीं थी जो बहुत कमजोर हो। 3 से 5 ताकतवर लोग भी सिया के करीब नहीं आ सकते थे। रेहान भी इस बात को जानता था, इसीलिए उसने मैगी को सिया के साथ जाने के लिए कहा। जैसे एक सिया और मैगी वहां से बाहर चले गए तो अमन ने ऑक्शन में बिकने वाली चीजों की लिस्ट निकाली और देखने लगा।
उन तीनों को देखकर लग रहा था जैसे वो लोग पीते पीते डिस्कस कर रहे हो। क्रू आइज में आने के बाद इस लिस्ट को फ्री में रखा जा सकता था। रेहान को नहीं पता था कि यह सारी चीज कहां मिलेंगे, पर अमन पहले ही यह लिस्ट ले चुका था और उन तीनों का वेट कर रहा था ताकि वह लोग इस लिस्ट को देखकर पहले से ही यहां ऑन एक्शन में बिकने वाले सामान से थोड़ा सा जान पहचान बना ले। तभी अमन ने उस लिस्ट में एक जगह पॉइंट करते हुए कहा, जुनेद, आप जिस स्पेशल स्याही को खरीदने वाली हैं वह कल रात को नीलामी के लिए लगाई जाएगी। जुनेद ने अपने मुंह में पूरी तरह वाइन भरकर कहा, हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी हम लोग यहां 3 दिन के लिए रुकने वाले हैं और ऑक्शन भी इन्हीं 3 दिन रहेगा। जैसे ही अमन और जुनैद को रेहान की सच्चाई पता चली, वह लोग एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि फिलहाल वह लोग जिस आदमी के सामने बैठे थे पूरे दुनिया का बादशाह कहलाए जाने वाले मित्तल परिवार का वंशज था। अमन और जुनैद इतने टाइम से इनको जानते हैं, पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि यह रेहान वही रेहान है। रेहान की सिंपलिसिटी, उसका लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ऐसे में उसका एक बिजनेसमैन होना समझ आता है, पर मित्तल परिवार का सेकंड यंग जनरेशन होना शायद ही कोई उम्मीद कर सके। बड़े बड़े परिवार के सेकंड जनरेशन के लड़के हमेशा बहुत ही बदतमीजी से और अपने पैसे के रोब से बात करते थे, पर रेहान ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए शायद किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे लोग बादशाह से बात कर रहे हैं और उन लोगों की उससे दोस्ती भी है। वहीं दूसरी तरफ मैगी और अभिनव ने जुनैद और अमन के कमरे को अच्छे से सर्च कर लिया था और वहां से भी इन लोगों को इतने सारे माइक और कैमरे मिले थे। यह जानने के बाद अमन और जुनैद को थोड़ी सी शांति मिली, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस आई के 2 सबसे पावरफुल रेहान की प्राइवेसी बिल्कुल भी लीक हो और लोग उनका मजाक बनाए। वही सिया को मैगी से कुछ बात करनी थी, इसीलिए बहाना बनाकर रेहान की परमिशन से सिया मैगी को अपने साथ बाहर ले आए और फिर वह तीनों अपने कमरे में बैठकर वहीं पर ऑक्शन में बिकने वाली चीजों की लिस्ट देख रहे थे। जब अमन ने जुनैद को बताया कि उसे जो एन स्याही चाहिए वह कल रात को ऑक्शन के लिए लगेगी, तो यह सुनकर जुनैद ने उसे कहा कि वह लोग 3 दिन तक यहीं पर है और आराम से उन्हें जो चाहिए वह खरीद लेंगे। जिस हिसाब से जुनैद बोल रहा था, इससे ऐसा लग रहा था जैसे जुनैद इस आइटम को लेकर ही यहां से जाएगा और उसे जो भी चाहिए वह उससे कोई भी नहीं छीन सकता, शिवाय रेहान के। जब तक जुनैद को रेहान की सच्चाई के बारे में नहीं पता था, तब तक जुनैद को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, पर अपने विश्वास और ज्यादा नहीं बचा था जब से जुनैद को रेहान की सच्चाई पता चली थी। अगर सच कही थी, जुनैद का परिवार रेहान के परिवार के सामने बिल्कुल वैसे ही था जैसे हाथी के सामने चींटी खड़ी हो। हालांकि जुनैद बिल्कुल भी इस बात से निराश नहीं था, क्योंकि रेहान अब उसका सबसे अच्छा दोस्त था और इसीलिए अब वह अपने खुशी को रेहान के साथ बांट सकता था और अपने गम को उसके साथ शेयर कर सकता था। अभी अमन ने फिर से उस लिस्ट में एक जगह पॉइंट किया और हैरान और खुश होकर बोला, यहां पर सच में एक बिग स्टार फर्स्ट नाइट के लिए ऑक्शन पर अवेलेबल है। डैम, ये एक इंटरनेशनल सुपरस्टार अवनी है। रेहान अवनी का नाम सुनकर थोड़ा हैरान था। उसे नहीं पता था कि यह इंटरनेशनल सुपरस्टार अवनी कौन है। तभी जुनैद ने उन लोगों को बताया, यह फीमेल स्टार एक सुपर मॉडल है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसे फास्ट पर डेस ऑफ वीनस कहकर बुलाया जाता है। यह दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने हैरान होते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। यह एक इंटरनेशनल सुपरस्टार है और जितने चाहे उतने पैसे कमा सकती है, फिर यहाँ पर खुद को बेचने के लिए क्यों आए हैं? अमन को तो इस बारे में नहीं पता था, पर जुनैद को थोड़ा बहुत पता था। जुनैद ने उन लोगों को बताया कि ऐसा सुना है कि कुछ टाइम पहले ये किसी कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप में फंस गई थी और इस वजह से इसे बहुत बड़ी रकम कंपनसेशन के तौर पर चुकाने के लिए कहा गया था। इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अमाउंट चुका पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मुझे लगता है कि यह सब कुछ कर वह अपना डेट चुकाना चाहती हैं। जुनैद की बात सुनकर अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, विदेशी लड़कियां बहुत ही ओपन माइंडेड होती हैं, वे लोग इस तरह की चीजें भी आराम से कर लेती है, पर अगर इस एक्ट्रेस अवनी की बात की जाए तो यह सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं सच में एक बार इस विदेशी लड़की को टेस्ट करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी कीमत क्या है। जो लोग अमन को नहीं जानते थे, उन लोगों को पक्का यही लग रहा होगा कि अमन एक प्लेबॉय है। अमन को सिर्फ एक रात के लिए मजे करने के लिए एक लड़की पर इतने पैसे खर्च करने में कोई झक नहीं आ रही थी।
हालांकि अमन ऐसा लड़का नहीं था जो अपने मनमर्जी के लिए कुछ भी कर ले, पर इस वक्त अमन रेहान की वजह से थोड़ा भड़का हुआ था, क्योंकि उसके दोनों दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश थे और अमन जो सिया को पसंद करता था उसे सिया से थोड़ा सा भी प्यार या अटेंशन नहीं मिला था। हालांकि गुप्ता परिवार का रेहान होने की वजह से वह जितनी चाहे उतनी लड़कियों को अपनी उंगली पर नचा सकता था, पर अमन ने साफ साफ कह दिया था कि यह लड़कियां उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जिनके साथ यह सपा में ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। अमन को खुद के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो बेहद खूबसूरत हो और उसे समझने वाली हो, ना कि ऐसी कोई लड़की जो उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हो। बदकिस्मती से यह लड़की अवनी अमन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। अमन बहुत टाइम से अवनी से मिलने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कभी भी यह मौका नहीं मिला, इसीलिए वह सिर्फ अवनी के बारे में सपने ही देख सकता था। रेहान ने अमन से ऑनक्शंस की लिस्ट ली और उसे देखने लगा। अमन और जुनैद को इस ऑनक्शन से जो सामान चाहिए था, उसके अलावा भी इस लिस्ट में 100 से ज्यादा आइटम थे। पुरानी और खजाने वाली चीजों को लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। वह लोग यहां पर ऐसी चीजें देखने आए थे जो आसानी से बाजारों में नहीं मिल सकती थी। तभी रेहान की नजर उस आइटम पर पड़ी जिसमें चांद से वापस एक पत्थर का टुकड़ा लाया गया था। कोई नहीं जानता था कि यह सच था या झूठ। ऐसा माना जा रहा था कि इस पत्थर के टुकड़े में कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। एक्शन एसोसिएशन के इंटीग्रिटी के रूल के अकॉर्डिंग यह बात लगभग सच थी। चांद पर पाए जाने वाले पत्थर बेचने के लिए नहीं थे, पर असल में रेहान उन्हें यहां पर इस ऑक्शन में देख सकता था। पत्थर को यहां पर देखकर एक और बात जो सामने आ रही थी वह यह थी कि ऑक्शन एसोसिएशन के पीछे जो भी बॉस है वह सच में बहुत ताकतवर है, और अमीर लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात उनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल ही है। अमीरों में ऐसा कोई नहीं था जो बीमार नहीं रहता था, और फिर इस पत्थर के टुकड़े में एक ऐसा पदार्थ था जिससे अंदरूनी बीमारियां खत्म हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीलामी के दौरान काफी पागलों वाली लड़ाई हो सकती है, और इस वजह से इस पत्थर की कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है। फिर भी रेहान अभी भी जवान था और उसे इन सब चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी, और उसे इस तरह का कोई पत्थर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान को बाकी नीलामी की चीजें देखकर काफी इंटरेस्ट आ रहा था। टर्मिनल सवा का एक ग्रुप जो आसानी से मार्केट में मिल सकता है। जब रेहान ने उसे ऑक्शन लिस्ट में देखा तो उसने अपने दिल में काफी अजीब लगा, और इस ऑक्शन आइटम के लिए किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया था। जो चीज आसानी से बाजार में मिल सकती है, तो फिर ऐसे आइटम को इस तरह छिपकर नीलामी में बेचने का क्या मतलब था? और फिर इस तरह के आइटम को कौन खरीदना पसंद करेगा, कौन खरीदेगा, इसे इसकी कीमत क्या होगी, और इस सामान की बोली लगाने वाला भी बहुत अजीब होगा। और इस तरह के आइटम के लायक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की गई थी। जब अमन और जुनैद ने देखा कि रे ऑक्शन लिस्ट को काफी लंबे समय से बिना कुछ कहे बस भूरे जा रहा है, तो वह लोग भी रेहान की नजरों का पीछा करते हुए उस लिस्ट में देखने लगे। जैसे ही अमन ने उस लिस्ट में देखा तो उसने कहा, यह एक सीक्रेट ऑक्शन आइटम है। इस तरह की आइटम्स का दिखना कमाल है। इतना कहकर अमन ने जल्दी ही अपनी नजरें वहां से हटा ली, क्योंकि उसे पहले रेहान को इस तरह देखता देखकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। पर जब उसने देखा कि वह सिर्फ एक सर्वर का सेट है, तो उसने तुरंत जल्दी से अपनी पहली वाली पोजीशन पकड़ ली। तभी जुनैद ने कहा, अगर यह आइटम यहां पर दिख रहा है तो जरूर इसमें कोई खास बात होगी। इस तरह के हार्डवेयर मार्केट में मिलना आम बात है, पर इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वह बहुत ही रेयर होता है। जुनैद की बात सुनकर रेहान को अब समझ आ गया था। उसे अब समझ आया कि वैल्यू सर्वर की नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की है, पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि लिस्ट में इस आइटम के बारे में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि इस आइटम की वैल्यू उन लोगों के लिए क्या है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लग रहा है। ऐसे में कौन बेवकूफ इस आइटम को खरीदने के लिए अपना पैसा बर्बाद करेगा? अमन ने देखा कि रेहान अभी भी कुछ सोच रहा है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो तुम उसे खरीद लो। और वैसे भी इस तरह के आइटम्स की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, और वैसे भी ज्यादा लोग इसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और फिर तुम तो मित्तल परिवार के बेटे हो, इसे खरीदने से पहले इतना मत सोचो। बल्कि अगर तुम इस पूरे क्रूज को इसमें रखे सामान के साथ खरीदते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही हाई सोच रहे हो। हाँ, मैंने कहा था कि मैं मित्तल परिवार का वारिस हूं, पर हमारा परिवार अपनी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है।
जब तक मुझे पूरे परिवार की प्रॉपर्टी का कंट्रोल नहीं मिल जाता, तब तक मैं सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल कर सकता हूं जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए छोड़ी थी। जुनैद ने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। रेहान की सिचुएशन बिल्कुल बाकी बड़े परिवारों जैसी ही थी और अमन की सिचुएशन भी बिल्कुल सेम थी, पर परिवार में प्रॉपर्टी के बहुत सारे उत्तराधिकारी थे। जब तक यह डिसाइड नहीं हो जाता कि असली वारिस कौन होगा, तब तक सभी वंशज सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि जुनैद की सिचुएशन अलग थी। इनकी पूरी जनरेशन में सिर्फ जुनैद ही एक वारिस था, इसीलिए उसका कोई दूसरा कंफर्ट नहीं था। और जुनैद जब भी चाहे तभी अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को आराम से बिना किसी की रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। अमन रेहान की बात समझ गया था। उसने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, ठीक है, हम तीनों के बारे में आपका क्या विचार है? हम क्या नहीं खरीद सकते? जुनैद ने भी रेहान से कहा, मिस्टर कार्तिक, आप क्या खरीदना चाहते हैं? अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो भी मैं आपको वह चीज दिलवा कर रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको वह चीज दिलाकर रहूंगा। अगर इस बारे में बात की जाए तो अब रेहान सबसे अमीर आदमी नहीं था, बल्कि पूरे क्रूज के ऊपर सिर्फ अमन और जुनैद ही सबसे ज्यादा अमीर थे। अमन और जुनैद दोनों का परिवार बहुत ताकतवर था और ऐसे में अगर इन दोनों परिवारों की ताकत मिल जाए तो फिर इन्हें जो चाहिए वह खरीदने से कोई नहीं रोक सकता था। जब अमन और जुनैद को पता चला कि रेहान मित्र परिवार को उत्तराधिकारी है, तो वह लोग एक बार के लिए तो थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि इतने बड़े आदमी से दोस्ती करना उन लोगों की हैसियत की बात नहीं थी। पर जब रेहान ने उन लोगों को कहा कि उसके लिए इंसान मायने रखते हैं, उनका स्टेटस नहीं, और वह सिर्फ लोगों की काबिलियत से ही उन्हें जज करता है, तो यह बात उन लोगों को बहुत हद तक पसंद आई थी। और अब शायद वे लोग रेहान से डर नहीं रहे थे, बल्कि उन लोगों के मन में रेहान के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। वही रेहान अपनी पुरानी उस नई जिंदगी को याद कर कर थोड़ा मायूस हो गया था, पर तुरंत ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और फिर ऑक्शन एसोसिएशन की लिस्ट लेकर उसमें बाकी आइटम को देखने लगा। उस लिस्ट में 100 से भी ज्यादा आइटम थे और हर आइटम के आगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ था। पर एक आइटम था जिस पर आकर रेहान की नजर रुक गई थी, और उस आइटम को देखकर रेहान सोचने लगा कि ना ही तो इसके सामने कोई डिस्क्रिप्शन है और ना ही यह ऐसा कोई यूनिक या एसेंट आइटम है जिसे इतने बड़े ऑक्शन में बेचा जाए। यह सिर्फ एक हार्डवेयर था। रेहान ने लंबे टाइम तक आइटम की लिस्ट को देखा, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। इस लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें भी थीं जिन्हें इस लिस्ट में देखकर रेहान थोड़ा हैरान था, पर फिर भी ये सारी चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं थी और रेहान ऐसी चीजों पर अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। पास्ट में अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रेहान अपना गुजारा करने के लिए कचरा उठता था और इसी दौरान उसे बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिली जिसका उसके कैरेक्टर पर बहुत असर हुआ, और शायद इसी वजह से रेहान पैसों की और चीजों की दोनों की अहमियत समझ गया था। पर अपनी ट्रेनिंग पर इतना ज्यादा परेशान होने के बाद भी रेहान ने कभी भी पैसों को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी लोगों की जिंदगी को दी थी। और साथ ही साथ वह मासूम अपनी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग रखता था। ना ही तो वह पैसों के पीछे भागना चाहता था और ना ही उन्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत देना चाहता था। अगर कोई चीज वास्तव में उसके लिए काम की है तो वह जरूर करोड़ों रुपए देकर भी उसे खरीद लेता है, और अगर कोई चीज उसके लिए काम की नहीं है तो कोई उसे फ्री में भी दे तो भी वह उसे नहीं लेता। यही सोचकर जब रेहान उस ऑक्शन आइटम लिस्ट को टेबल पर रखने वाला था, तभी अभिनव ने अचानक उससे कहा, यंग मास्टर रेहान, क्या मैं उस हार्डवेयर सर्वर को एक बार देख सकता हूं जो यहां पर सबसे छिपकर इस ऑक्शन में बेचा जा रहा है? अभिनव की बात सुनकर रेहान 1 मिनट के लिए एकदम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। पर अभिनव के पूछने पर रेहान ने उसके पास जाकर उसे वह लिस्ट दे दी और उससे कहा, ठीक है, यह लो। अभिनव ने बहुत ही इज्जत के साथ रेहान से वह लिस्ट ले ली और उसने कुछ देर तक बहुत ही ध्यान से उस लिस्ट को देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ बहुत अलग दिख गया हो, क्योंकि उसकी आंखें बार बार हैरानी से खुल रही थी और बंद हो रही थी। अभिनव के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर रेहान ने बहुत ही उत्साहित होकर उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें इस लिस्ट में ऐसा कुछ दिख गया जो बहुत काम का है? अभिनव ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, यंग मास्टर रेहान, मुझे जहां तक लग रहा है यह सर्वर अननो नगो टेक्नोलॉजी है। हालांकि इस लिस्ट में सर्वर के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है,
पर इस सब की फोटो असली है। और जहां तक मैं इस फोटो में देख सकता हूं, फोटो में जो लोगो दिखाई दे रहा है वह नॉन नगो टेक्नोलॉजी कंपनी का ही है। अभिनव की बात सुनकर रेहान ने भी ध्यान से उन फोटो को देखा। वास्तव में उस फोटो के अंदर उस कंपनी का लोगो था, पर यह लोगो थोड़ा सा धुंधला था। जो लोग इस कंपनी के बारे में जानते थे वही इस लोगों को समझ सकते थे। हालांकि रेहान को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर यह अननोन नगो सर्वर है तो भी उसका क्या करना है। रेहान ने कभी भी इस अगो सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना था। जब अमन और जुनैद ने इस बारे में सुना तो वह भी थोड़े से कंफ्यूज थे, क्योंकि किसी ने भी इस कंपनी का नाम कभी नहीं सुना था। हाँ, यह सारे ही बड़े परिवारों के यंग मास्टर थे। फिर भी यह सब लोग एंटरटेनमेंट कंपनी से बिलोंग करते थे और शायद इसीलिए इन लोगों का कभी भी इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर कंपनी से ज्यादा काम नहीं पड़ा था। इसीलिए ऐसी कंपनियों के बारे में ना जानना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस 21वीं सेंचुरी में जहां सब कुछ इतना ज्यादा एडवांस है, वहां पर इस तरह की हजारों इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियां हैं और फिर इन सब में बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। ऐसे में कुछ बहुत बड़ी कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों का दिवालिया होना या एकदम से मार्केट से गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब अभिनव ने देखा कि इन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, अगो एक हाई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। एक मास्टर रेहान, आपको तो याद है वह इंडस्ट्री जिसमें मैं पहले काम करता था। वहां पर मेरे एक बॉस ने मुझे इस कंपनी में जाकर इस कंपनी के डाटा को चुराने के लिए काफी हाई प्राइस का पैकेज ऑफर किया था। अभिनव की बात सुनकर अमन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, पहले मुझे यह बताओ कि तुम पहले क्या काम करते थे। अमन का सवाल सुनकर अभिनव ने शर्म से अपना सर खुजाते हुए धीरे से कहा, मैं पहले एक चोर था। मेरा मार्शल आर्ट वर्ल्ड में काफी नाम है और लोग मुझे इनविजिबल मैन कहकर पुकारते हैं। जैसे ही अमन ने यह बात सुनी वह एकदम से हैरान रह गया और उसने अभिनव को देखते हुए कहा, यह क्या बकवास है, तुम इनविजिबल मैन हो। जैसे ही रेहान और जुनैद ने अमन को इतना ज्यादा हैरान देखा तो वह लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अमन से पूछा, तुम जानते हो उसे? अमन ने विश्वास न करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे ना जानता हूं? कुछ टाइम पहले मेरे एक कुजन ने बहुत ही महंगा जवाहरात खो दिया था। मुझे पता चला कि यह सब कुछ उस इनविजिबल मैन ने किया था। रेहान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अभिनव का अमन के साथ ऐसा कोई रिश्ता होगा, पर इस वजह से उस जगह पर माहौल थोड़ा सा अजीब हो गया था। रेहान अपनी नाक को छूते हुए कहा, इस बारे में अभिनव, क्या तुम्हें पता है कि वो कीमती जेमसन अभी कहां है? क्या अभी भी वह तुम्हारे पास है? रेहान का सवाल सुनकर अभिनव ने धीरे से कहा, वो उस दिन उसे चुराने के बाद मैंने लड़की के लिए उसे दे दिया था। अभिनव की बात सुनकर रेहान और जुनैद एकदम से सदमे में चले गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या नहीं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तभी अमन ने बहुत ही हैरानी से भरे चेहरे के साथ अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, लड़की के लिए क्या तुम जानते भी हो उस जेमस्टोन की कीमत क्या थी? वह इतना बेशकीमती था कि लोग उसे पूरे आसमान का दिल कहकर पुकारते थे। अगर तुम इस ऑक्शन में उसे बेचते तो उसकी कीमत अरबों रुपए में लगती। तुमने सच में एक लड़की के लिए उस बेशकीमती जेमस्टोन को किसी को दे दिया। अब तो सबको लग रहा था कि यह अभिनव कोई आम इंसान नहीं है। कैसे कोई आम आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है? इस आदमी ने गुप्ता परिवार की हाई सिक्योरिटी को तोड़कर इतना बेशकीमती जेमस्टोन चुरा लिया और उसका इस्तेमाल किसी लड़की के लिए किया। अगर अभिनव ने किसी लड़की का का पीछा करने में उस स्टोन को वेस्ट नहीं किया होता तो आज वह उस एक स्टोन से किसी राजा की तरह कोई भी पूरा छोटा देश खरीद सकता था और इस देश में रहने वाली हर लड़की इसकी होती। यह उस जेमस्टोन को बेचकर जो चाहता वह पा सकता था, पर असल में इसने उसका ऐसा इस्तेमाल किया था। रेहान ने अचानक ही अपने मन में सोचा कि अभिनव पहले से ही उसके लिए काम करता है और ऊपर से वह गुप्ता परिवार का दोषी भी है। इस नाते उसका अमन के साथ एक रिश्ता बन गया था। वह सच में अभिनव को कहना चाहता था कि उस जेमस्टोन को वापस अमन को लौटा दे, पर अभिनव तो पहले ही किसी लड़की के लिए उसे गवा चुका था। रेहान ने बहुत देर तक कुछ सोचने के बाद अभिनव से कहा, क्या तुम उस जेमस्टोन को हमें वापस लौटा सकते हो? रेहान की बात सुनकर अभिनव ने अपना सिर हिलाते हुए उसे कहा, बॉस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका यह सवाल सुनकर मैं हंसूं या रो। मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता था और उसकी खुशी के लिए ही मैंने उस जेमस्टोन को मिस्टर अमन के घर से चुराया था और उस लड़की को गिफ्ट दिया था।
पर मुझे क्या पता था कि वह बेवकूफ लड़की उस जेमस्टोन को नकली समझकर समंदर में फेंक देगी। उसे लगा कि मैंने उसे नकली जेमस्टोन दिया है, इसीलिए उसने गुस्से में आकर उसे पानी में फेंक दिया। जैसे ही अमन ने यह बात सुनी, उसने हैरानी और गुस्से में कहा, लानत है तुम लोगों पर। तुम लोगों के पास इतना बेशकीमती करोड़ों का जेमस्टोन था और फिर भी तुम उसे पहचान नहीं पाए और उसे नकली समझकर पानी में फेंक दिया। लगता है तुमने जिस औरत को अपने लिए चुना था उसकी ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुने, सब लोग सिर्फ अब दुखी हो सकते थे और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इतनी सारी बेवकूफी भरी बातें एकदम से सुनने के बाद रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। फिर भी उसने अमन से माफी मांगते हुए कहा, मैं सच में चाहता था कि अभिनव तुम्हें वह जेमस्टोन वापस कर दे, पर यह सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब यह पॉसिबल है। अपने सबॉर्डिनेट की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। रेहान की बात सुनकर अमन ने अपना हाथ दिखाते हुए रेहान को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, नहीं नहीं यंग मास्टर, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वह मेरा नहीं था, मेरे कजन का था और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। रेहान, आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अभिनव जो कोने में खड़ा था, यह सब कुछ सोचकर बेवकूफ की तरह धीरे धीरे हंस रहा था। वही रेहान ने अपने आप को कुछ न कर पाता देखकर अमन की बात सुनकर अपनी गर्दन हम हिला दी। रेहान ने अमन से कहा, तुम्हें इस मामले को ऐसे ही जाने देने की जरूरत नहीं है। इन सब में सारी गलती अभिनव की है, पर तुम्हारे कुर्जन के साथ जो कुछ भी हुआ उस हिसाब से तुम्हें भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तुम अगर चाहो तो मुझे जो कहना चाहो कह सकते हो। रेहान की इतनी डाउन टू अर्थ बातें सुनकर अमन ने खुश होते हुए कहा, मैं भला आपसे क्यों कुछ कहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उस जेमस्टोन के जाने से मुझे कोई नुकसान हुआ है और अभी ने मेरे कजन के खजाने को लूटा था। और सच कहूं तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी उसे मजा चखाना चाहता था। फिर भी परिवार के नियमों और कायदों की वजह से हम लोग आपस में झगड़ा नहीं कर सकते थे, पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मिस्टर रेहान की आपका सबऑर्डिनेट ऐसा कुछ करेगा। अमन ने अभी अभी जो कहा, रेहान उसकी बातों को अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि रेहान का भी अपने कुर्जन के साथ इसी तरह का कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप था और शायद अमन और रेहान दोनों का ही अपने परिवार से कोई खास अच्छा रिश्ता नहीं था। तब जाकर रेहान ने मुस्कुराते हुए अमन से कहा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अभिनव ने जो कुछ भी किया वह ठीक था और हम कह सकते हैं कि इससे सिर्फ तुम्हारे कजन को ही मुसीबत उठानी पड़ी थी। अमन ने खुश होकर कहा, आप सही कह रहे हैं। जिस साल उसने उस जेमस्टोन को खरीदा था उसे साल उसे खो भी दी और इस वजह से उसकी हालत रोने जैसी हो रही थी। उस जेमस्टोन को पाने के लिए उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे और वह इस जेमस्टोन को अपनी एंगेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। पर किसने सोचा था कि उस बेशकीमती जेमस्टोन को रातों रात कोई इनविजिबल मैन चुरा ले जाएगा। इस बारे में सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। रेहान को तो उस ऑक्शन आइटम लिस्ट में कुछ भी जरूरी नहीं लगा और इसीलिए थोड़ी देर उस लिस्ट को देखने के बाद रेहान उसे रखने ही जा रहा था। तभी उसके सब ऑर्डिनेंस अभिनव ने बहुत उत्साहित होकर उससे पूछा कि वह एक बार उस लिस्ट को देख सकता है। क्या रेहान को पहले तो समझ नहीं आया कि अभिनव को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, पर उसके कहने पर रेहान ने उसे वह लिस्ट दे दी जिस हार्डवेयर शो को देखकर रेहान हो इतना अजीब लग रहा था। उसी हार्डवेयर शो के बारे में जब अभिनव ने उन लोगों को बताया तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए और इन्हीं सब बातों में एक बात ऐसे निकली जो अभिनव के पास्ट से जुड़ी हुई थी। अभिनव एक बहुत बड़ा चोर था और पूरी दुनिया में उसे इनविजिबल मैन कहकर बुलाया जाता था। अभिनव के पास इतनी ज्यादा नॉलेज है कि वह किसी भी तरह का सिक्योरिटी लाइन ब्रेक करके अंदर जा सकता था। जब अमन को पता चला कि उसके कजन का वह बेशकीमती जेमस्टोन अभिनव ने ही चुराया था तो वहां बैठे तीनों लोग एकदम हैरान रह गए। रेहान और जूनियर से तो कुछ बोला ही नहीं गया। जब अमन और बाकी दोनों रेहान ने अभिनव से उस जेमस्टोन के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर तीनों के रटे खड़े हो गए। अभिनव ने वास्तव में करोड़ों रुपए का जेमस्टोन अपनी गर्लफ्रेंड को दिया और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे नकली समझकर पानी में फेंक दिया। यह सब जानने के बाद अपने सबऑर्डिनेट की तरफ से रेहान ने अमन से माफी मांगी, पर अमन का जवाब सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अमन को तो सच में इस बात से बहुत खुशी थी कि वह इतना बेशकीमती जेमस्टोन चोरी हो गया और इस वजह से वह अपने कजन से जो बदला लेना चाहता था वह भी पूरा हो गया। जब अमन इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था तो रेहान ने भी इस मामले के बारे में आगे और कोई बात नहीं की, क्योंकि इस बात को काफी टाइम गुजर गया था। तभी रेहान ने टॉपिक बदलते हुए कहा,
हम लोगों को सर्वर के बारे में बात करनी चाहिए। रेहान का ऑर्डर मिलते ही अभिनव ने उसे आगे बताना शुरू किया। तो रेहान, मैं आपको बता रहा था कि उस साल मेरे बॉस ने मुझे बहुत बड़ा पैकेज ऑफर किया था और मुझसे अगो कंपनी का डाटा चुराने के लिए कहा था। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन और प्लानिंग करने के बाद यह टास्क करने का डिसीजन लिया। इससे बारे में आगे बताते हुए अभिनव ने थोड़ा अकेला महसूस करते हुए कहा, बॉस, मुझे लगा था कि यह कोई छोटी कंपनी होगी जिसकी कोई रिपोर्टें नहीं हैं और मुझे अपने कैपेसिटी पर पूरा भरोसा था। मुझे लगा था कि मैं आसानी से वह डाटा चुरा लूंगा, पर किसने सोचा था कि इस बार मेरा अंदाजा और अनुमान दोनों गलत निकलेंगे और मेरी नाव पानी में डूब जाएगी। क्या होता है, अगो दिखने में बहुत छोटी कंपनी लगती है, पर है नहीं, और इस कंपनी की हेडक्वार्टर बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा आलीशान है। किसने सोचा था कि उस बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट मुझे मिला था वह असल में नकली होगा। इस कंपनी के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। देखने में बहुत छोटी लगती है, पर असल में इसके अंदर बहुत सारी अंडरग्राउंड बिल्डिंग है और अंदर जो सिक्योरिटी है वह यूएसए के गवर्नमेंट ऑफिस से ज्यादा है। जैसे ही मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपना प्लान सक्सेसफुल करना चाहता था, पर तभी मुझे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है और मैं कुछ कर पाता। उससे पहले ही चारों तरफ से बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे घेर लिया और उसके बाद तो आपको पता ही है रेहान, 10 सालों तक 3 वक्त का फ्री का खाना खाने के लिए मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा था। रेहान अभिनव के पास्ट के बारे में जानता था, पर उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि यह सब कुछ इस कंपनी की वजह से हुआ था। अभिनव क्यों इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद री को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसने अभिनव से कहा, यह अगो टेक्नोलॉजी कंपनी कर क्या रही है और यहां पर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी मेजरमेंट क्यों है कि तुम भी इसमें फेल हो गए। रेहान की बात सुनकर अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर उससे कहा, अगर मैं वहां पर फेल हुआ हूं तो मैं इतनी जल्दी तो हार मानने वाला नहीं था, और फिर आम जेल मुझे कब तक कैद करके रख सकती थी। मैं उस जेल से बाहर निकलकर इस बात का बदला उन लोगों से लेना चाहता था, पर जब मैंने इस बारे में पूछताछ की तो मैंने बदला लेने का इरादा छोड़ दिया। रेहान के साथ साथ अमन और जुनैद को भी इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी आ रही थी। अभिनव की बात सुनकर उन दोनों ने एक साथ कहा, क्यों? अभिनव ने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर उन तीनों से कहा, क्योंकि इस कंपनी के पीछे बहुत बड़ी ताकत है। मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि यह किस तरह की ताकत है और कौन लोग हैं इसके पीछे, पर इन सब बातों में एक बात एकदम साफ है, जिस आदमी ने मुझे इस कंपनी का डाटा चुराने के लिए ही हाय किया था, कुछ दिन बाद वह आदमी पकड़ा गया और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। पर जब मैंने इस मामले की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह सब कुछ एक प्लान करके उसे मारा गया था। यह बात सुनते ही रेहान की बोहे एकदम तन गई और उसने थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, तुम्हारा बॉस एक एक्सीडेंट में मारा गया? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इस कंपनी के पीछे जो पावर है वह बहुत बड़ी है? इस बार अभिनव ने बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्योंकि जिसने मुझे यह काम दिया था वह कोई आम आदमी नहीं था। वो बॉय किंगडम के 12 बड़े लोगों में से एक था, द शो बेरोए। वहां बैठे सभी लोग एकदम से सन्नाटे में चले गए और जुनैद के मुंह से एकदम हैरानी भरे शब्द निकले। क्या अमन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसने विश्वास न करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो या? अमन और जुनैद दोनों एकदम से डर गए और इसीलिए उन लोगों ने जोर से चिल्लाकर इस तरह अपनी हैरानी जताए। जुनैद ने कहा, देवांशो बॉय, उन लोगों को लगा था कि वह एक एक्सीडेंट में मारा गया, पर असल में इसके पीछे बहुत सीक्रेट और प्लानिंग थी। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से और कंफ्यूज होते हुए अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया। जब रेहान यंग था तब उसने इन सब की ज्यादा परवाह नहीं की। इसके बाद उसे इन सब से दूर ट्रेनिंग के लिए एक ऐसी बेलो पॉवर्टी सोसाइटी में भेज दिया गया जिसमें उसे बड़े परिवारों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी और वह उस वक्त इन्हें जानता भी नहीं था। जब रेहान को बहुत देर तक कुछ भी समझ नहीं आया तो आखिर में उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ? अगर वो ओबे हैं तो क्या वह बहुत ज्यादा फेमस हैं? अमन ने अपना सिर जल्दी से हमें हिलाया और कहा, वह सिर्फ फेमस नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा फेमस था और पूरे ओबरॉय किंगडम को यह 12 लोग ही मिलकर चलाते थे और इन 12 लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर देवांश ही था। उसका परिवार मुझसे और जुनैद से भी ज्यादा ताकतवर था। हालांकि यह आप लोगों जितने बड़े नहीं थे। यह पूरा ओबरॉय किंगडम नेपाल में राज करता है। अमन के बाद जुनैद ने उस परिवार के बारे में आगे बताया। इस पूरे नेपाल देश में बहुत अलग तरह से राज किया जाता है।
इस पूरे देश का सारा खजाना और पैसा सिर्फ इन कुछ लोगों के कंट्रोल में है। मेरे बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि 12 बड़े लोगों में से एक की मौत इतने रहस्यमय तरीके से हुई होगी। अब तक रेहान को लगभग सारी बात समझ आ गई थी कि अभिनव उस कंपनी के पीछे की पावर को इतना ज्यादा ताकतवर क्यों बता रहा था। शायद इसी वजह से देवांश और ब्रॉय जितना बड़ा आदमी भी इतनी रहस्यमय तरीके से मारा गया, क्योंकि उसने इस कंपनी के डाटा को चुराने की कोशिश की थी। ऐसा कौन ही होगा जिसके साथ यह अगो कंपनी डील ना कर सके। रेहान बहुत देर तक सोचता रहा, पर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी ताकत है जो इस कंपनी के पीछे छिपकर चुपचाप इसे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही थी। रेहान ने उन सब से कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। रेहान की बात सुनकर अभिनव ने कहा, जब मैंने वहां रहकर उस पूरी ताकत के बारे में जाना तो उसके बाद मैंने उस जेल से बाहर निकलकर बदला लेने का इरादा पूरी तरह छोड़ दिया था। उन लोगों ने मुझे मारा नहीं, शायद उन लोगों ने मुझे कोई छोटा मोटा चोर समझा होगा, इसीलिए उन लोगों ने मुझ पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। मैं 10 साल तक जेल में रहा, पर फिर भी मैंने वहां से भागने की हिम्मत नहीं की। अमन बहुत देर से शांत बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी अचानक से उसने कहा, रेहान, रेहान, मुझे अचानक से अभी ऐसा लगा जैसे ये जो मिस्टीरियस ताकत है जिसने देवांश और ब्रॉय को मारा था, क्या ये आपका परिवार हो सकता है? जैसे ही जुनैद ने यह बात एक पल के लिए सोची तो वह एकदम से घबरा गया, क्योंकि अगर अमन ने अभी अभी जो कहा वह सच था तो हो सकता है कि देवांश और ब्रॉय की मौत एक्सीडेंट में ना होकर पूरी तरह प्लान की हुई हो, क्योंकि उसके आसपास जो बॉडीगार्ड थे वह कोई आम बॉडीगार्ड नहीं थे। वे लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, और अगर मिस्टीरियस फोर्स ने उन बॉडीगार्ड के रहते हुए भी देवांश को मार दिया तो हो सकता है कि इतनी बड़ी ताकत सिर्फ मित्तल परिवार के पास ही हो। रेहान ने अमन की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, कौन जानता है, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी एक बच्चा ही था और शायद यह सब कुछ मेरे ही परिवार में से किसी ने किया हो, और शायद ना भी किया हो। हम लोगों को बिना किसी सबूत या फिर क्लू के इस तरह आंख बंद कर अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अमन को भी यह बात सही लगी और उसने उन सब से कहा, आप सही कह रहे हैं रेहान, वैसे भी यह सब कुछ हमारे साथ नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग बिना वजह इसके बारे में बात करके अपनी टेंशन क्यों बढ़ाएं? हमें सर्वर के बारे में बात करनी चाहिए। रेहान को इन सब पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। एक हार्डवेयर सर्वर की बात ने अभिनव को बहुत सारी चीजों में इवॉल्व कर दिया था। अब रेहान को सच में इस सटी वाली बात में दिलचस्पी आ रही थी। इस पूरे मामले में इस मिस्टीरियस कंपनी का सवाल काफी बड़ा प्रभाव छोड़ रहा था। शायद इसीलिए बहुत सारी चीजें जो इस कंपनी से जुड़ी हुई थी वह एकदम गुमनाम बनकर रह गई थी। अभिनव ने अपना गला साफ करते हुए फिर से अपनी बात कंटिन्यू की, मुझे उस जेल इसीलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस कंपनी से फिर से बदला लूंगा। उस जेल से छूट जाने के बाद मैंने फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर किसने सोचा था कि 3 साल पहले अचानक से यह कंपनी एकदम रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगी, और इस तरह से गायब होगी कि जैसे यह कंपनी कभी बनी ही नहीं थी। इसीलिए इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, और जो भी पास्ट में हुआ वह सब सिर्फ एक वहम था। जैसे ही वहां बैठे उन तीनों लोगों ने यह बात सुनी कि वह कंपनी गायब हो गई थी तो वह लोग फिर से हैरान हो गए। उन सब लोगों को लग रहा था कि आज बहुत सारी बातें उन लोगों के साथ हो रही हैं। अभिनव ने उन लोगों से फिर कहा, वह कंपनी वापस दोबारा कभी नहीं दिखी, वह कंपनी कभी अस्तित्व में मैं भी थी। इस बात के निशान एकदम साफ कर दिए गए थे। अगर आज मैं इस आइटम लिस्ट में इस सवा पर वह लोगो नहीं देखता तो शायद मैं लगभग उस कंपनी के बारे में भूल ही चुका था। रेहान ने अभिनव की बात सुनने के बाद कहा, यह सब कुछ तो सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। आखिर यह कंपनी कर क्या रही है? ऑन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर को इस तरह के ऑन एक्शन में इवॉल्व होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने सही कहा ना? जूनियर ने रेहान की हमें हां भरते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, जरूर इन सब में इस कंपनी का और बाकी लोगों का बहुत बड़ा प्रॉफिट छुपा हुआ है, वरना यह लोग देवांश और ब्रॉय को इस तरह से नहीं मारते। यह सब कुछ सिर्फ पैसों की लालच के लिए नहीं है, जरूर इनमें और भी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। उसी वक्त अभिनव ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, मुझे इस बारे में और नहीं पता है, क्योंकि मैंने जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन की थी तो मुझे बहुत कम बात ही इनके बारे में मालूम हुई थी, और देवांश और ब्रॉय ने मुझे हायर करने के ही पैसे दिए थे, और उन्होंने मुझे उस डाटा को चुराने का मकसद नहीं बताया था।
अभिनव ने जब रेहान, अमन और जुनैद को इस सर्वर कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताया तो बात निकलते निकलते बहुत दूर तक चली गई और इसी वजह से अमन और जुनैद को अभिनव के अतीत के बारे में पता चला। असल में अभिनव एक चोर था जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी और वह किसी भी टाइट से टाइट सिक्योरिटी को तोड़ सकता था। उसके इसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए रोज किंगडम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पसंद देवांश ओब्रॉय ने उसे इस अगो कंपनी का सीक्रेट डाटा चुराने के लिए कहा और इसके लिए अभिनव को बहुत बड़ा अमाउंट भी पे किया गया। पर जब असल में अभिनव उस बिल्डिंग में पहुंचा तो उसके लगाए हुए सारे अनुमान और प्लानिंग फेल हो गए क्योंकि असल में वह बिल्डिंग जैसी दिखती थी, उससे 100 गुना ज्यादा भव्य और मिस्टीरियस थी। उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट थी कि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि आमसी दिखने वाली यह कंपनी असल में अपने आप में बहुत गहरे राज छुपाए हुए हैं। और इसी वजह से अभिनव को 10 साल की सजा हो गई और उसे उसी कंपनी की जेल में 10 साल बिताने पड़े। असल बात तो तब सामने आई जब 10 साल कैद की सजा काटकर अभिनव ने अपना बदला लेने के लिए इस कंपनी के बारे में वापस पता लगाया और तब जाकर उसे पता चला कि 3 साल पहले ही यह कंपनी पूरी तरह बंद हो चुकी है और इस कंपनी ने अपने पीछे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं छोड़ा। यहां तक कि लोग यह भी नहीं जानते कि इस जगह कोई कंपनी भी थी क्या। इस बात में अमन, रेहान और जुनैद तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो कंपनी 3 साल पहले पूरी तरह बंद हो चुकी है उसका आज इस ऑक्शन में कैसे बिक सकता है? क्या यह कंपनी किसी तरह से सिर्फ दुनिया के सामने दिखावे के लिए बंद हुई थी? और इस कंपनी के हार्डवेयर सवा में ऐसा क्या सॉफ्टवेयर डाला हुआ था जिसकी नीलामी इतने बड़े काले बाजार के इस ऑक्शन एसोसिएशन की जा रही थी? सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे और किसी के पास भी इसके अगेंस्ट कोई भी क्लू या फिर सबूत नहीं था। इसीलिए बिना सबूत के अनुमान लगाना सिर्फ एक बेवकूफी थी। इसलिए इस पूरी बातचीत से इन लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला था वह यही था कि अमन ने अभी अभी जो कहा वह बात सही हो सकती थी। जो इस साल भर के अंदर कोई ऐसा डाटा है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसे इस मार्केट में इतने ज्यादा पैसों में बेचा जा रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यह सर्वर खाली हो कि यह सर्वर किसने बनाया है। जब अमन ने देखा कि रेहान ने फिर से उस ऑक्शन लिस्ट को उठा लिया है और उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा है तो अमन ने रेहान से कहा, यह सवा आज रात ही ऑक्शन में बिक रहा है और अगर सच कहूं तो मुझे लगता है कि इसकी प्राइस भी ज्यादा खाई नहीं है, पर मुझे लगता है कि यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्शन का टाइम फ्रंट पेज पर बताया गया है और इस आइटम की लिस्ट को पीछे के पेज पर दिखाया गया है। अमन की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह सब ज्यादा महंगा नहीं होगा? अमन ने उसे आगे बताते हुए कहा, हाँ, क्योंकि इस सर्वर की प्राइस मिलियन है और अगर इस सर्वर की मार्केट प्राइस से तुलना की जाए तो यह मार्केट प्राइस से थोड़ा ही हाई है। यहां तक कि मुझे लगता है कि इस ऑक्शन एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजर भी इस सवा को बेचने की मान्यता नहीं दे सकता। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपनी बोहे उछका हुए कहा। तो अब अमन ने रेहान से कहा, तो अब मुझे लगता है कि आपको इसे ऑक्शन की स्टार्टिंग प्राइस पर ही खरीदना चाहिए, जो कि 0 मिलियन श्योर है। कहीं ना कहीं अमन की बात से जुनैद सहमत नहीं था। उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तुम इतना आगे की नहीं सोच सकते हो सकता है कि इसमें कोई और पॉसिबिलिटी हो। मुझे इस सब के अंदर कुछ भी वैल्यूएबल नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इस आइटम की बेस प्राइस इतनी ज्यादा कम है। जुनैद की बात से कहीं ना कहीं अमन भी सहमत था क्योंकि उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। जुनैद की बात सुनते ही उसने कहा, हाँ, यह भी हो सकता है। उन दोनों की बातों से कहीं ना कहीं रेहान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसने अपना हाथ दिखाते हुए उन सब से कहा, इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उस सब के अंदर कुछ नहीं भी हुआ तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सोच चुका हूं, मैं इसे खरीदूंगा। ये चीज बिल्कुल ऐसी है जैसे हम किसी खजाने का डब्बा खोल रहे हैं और हो सकता है इसके अंदर कुछ भी ना हो या बहुत कुछ छुपा हो। हम कह सकते हैं कि यह खेल हमारे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है। रेहान की बात सुनकर अमन ने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात को रिपीट करते हुए कहा, आपको यह गेम लग रहा है जिसमें यह सर्वर किसी खजाने के धब्बे को खोलने जैसा है और हो सकता है कि इसमें कुछ खास निकल जाए और ना भी निकले। एक्चुअली मुझे भी लगता है रेहान, इसमें बहुत मजा आने वाला है। सच कहूं तो मैं खुद रेहान से कहने वाला था कि उन्हें एक बार यह चांस लेकर देखना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिला तो ठीक है, वरना हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल सकता है। अमन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जुनैद ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी क्योंकि 10 मिलियन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सेकंड जनरेशन के यंग पासन
जो मिलियन रॉक्स की स्पोर्ट्स कार को बच्चों के खेलने की कार समझकर छोड़ देते हैं। ऐसे में इस सर्वर को खरीदने की प्राइस उन लोगों के लिए खिलौने खरीदने की पॉकेट मनी जीतनी थी। आम लोगों के लिए मिलियन ड्रॉ डे बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने रुपयों में यह लोग या कहे कि आम लोग बहुत आराम से अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। पर इन अमीर लोगों के लिए, खास करके इन सुपर रिच जनरेशन वालों के लिए, इतने पैसे सिर्फ बारिश की कुछ बूंदों जितने ही थे। यह लोग बिना अपनी पल के झपका ही एक पल में करोड़ों रुपए दांव पर लगा देते हैं। तभी अमन ने रेहान से कहा, रेहान, यह सवा आप मुझे खरीदने दीजिए। आपने मुझे पहले ही 20 मिलियन रुपए दिए थे। यह 20 मिलियन रुपए वही थे जो अमन और रेहान ने मिलकर मलाइका से लिए थे। इन लोगों ने कुल मिलाकर 30 मिलियन रुपए स्टूडियो के नाम पर मलाइका से लिए थे। अमन सच में यह सारे पैसे रेहान को देना चाहता था, पर रेहान ने उसमें से सिर्फ 20 मिलियन रुपए ही लिए। यह पैसे रेहान और अमन ने अपने आइडिया से कमाए थे, या यह कहे कि चीटिंग करके मलाइका से लिए थे। और बाद में रेहान की टीम में बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे और रेहान नहीं चाहता था कि अमन के ऊपर बिना वजह का इतना ज्यादा पड़े। और वैसे भी ताजमहल 5 स्टार होटल काफी टाइम से इन लोगों को फ्री और लग्जरी खाना दे रहा था, जिसकी वजह से रेहान को काफी बुरा लग रहा था। इसीलिए उसने वह 20 मिलियन रुपए वापस अमन के अकाउंट में ही भेज दिए। जुनैद को इन सब के बारे में नहीं पता था और शायद वह इन सब की डिटेल जानने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था, क्योंकि यह छोटी सी रकम किसी के लिए भी, खास करके उन 3 लोगों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसीलिए जब जुनैद ने रेहान और अमन को इस बारे में बात करते हुए देखा तो उसने इन दोनों के बीच में बोलना या इन लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। वह वहीं पर साइड में बैठकर ऑक्शन लिस्ट को देखते हुए अपनी वाइन पीने लगा। अमन की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें उन पैसों को नहीं रखना चाहिए था? मेरे क्रू में बहुत सारे लोग हैं जिनका खाना पना सब कुछ तुम ही मैनेज कर रहे हो, तो ऐसे में मैं तुम्हें उसका पेमेंट क्यों नहीं करता? अमन अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसने पूरे दृढ़ निश्चय से रेहान से कहा, हम सब लोग दोस्त हैं, क्या आप मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहते हैं? अमन की ऐसी बात सुनकर रेहान ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, ये आगे पीछे की बात करना बंद करो और मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। एक तरह का अनएक्सपेक्टेड हवा का झोंका था, इसीलिए इसे तुम रख लो। और तुमसे बार बार वापस करने की बात क्यों कर रहे हो? अमन ने फिर से मना कर दिया। उसने बहुत कोशिश की पर रेहान को अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाया और आखिर में उसे रेहान के सामने ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ी। और इतना कहने के बाद रेहान ने फिर से उसे याद दिलाते हुए कहा, और हां, आज रात को उस सर्वर को खरीदने के लिए लालच मत करना, मैं खुद उसे अपने लिए खरीद लूंगा। आखिरकार जी एक सीक्रेट ऑक्शन था और रेहान को इस बात का डर था कि अमन इसमें उसका कंपट हो सकता है। दूसरे लोग इसे खरीदने की हिम्मत शायद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सिर्फ रेहान और अमन ही इसे खरीदने की हिम्मत रखेंगे। और ऐसे में अगर वह दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो वह लोग एक दूसरे के लिए ही इतने पैसे गवा देंगे और दोनों को ही इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब अभी तक अमन भी रेहान का मतलब समझ गया था। उसे डर था कि वह दोनों एक ही चीज के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, बिना यह जाने कि आखिर उसमें है क्या। जो उन लोगों ने टाइम देखा तो इस वक्त घड़ी में शाम के 6 बजे बज रहे थे और यह ऑक्शन एसोसिएशन रात को 800 बजे से शुरू होने वाला था। अभी भी उन लोगों के पास 2 घंटे बाकी थे और डिनर करने के लिए भी अभी 2 घंटे बाकी थे। डिनर करने के बाद जल्दी ही ऑक्शन शुरू हो गया जहां वो लोग रुके हुए थे। उससे थोड़ी ही दूरी पर वह ऑक्शन रखा गया था जो काफी कम जगह गिरे हुए था और वो शिप भी शुरू होने वाली थी। उस शिप में ज्यादातर लग्जरी सर्विस ही दी जा रही थी, जैसे एक सुपर लग्जरी होटल जो पानी में तैर रहा हो और समुद्र के बीचों बीच लोग उसका आनंद उठा रहे हो। इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि इस क्रूज का मालिक रेहान, उसे अच्छे से पता था कि रेहान जैसे अमीर लोगों से पैसे कैसे कमाने हैं। इस क्रूज के मालिक रेहान को अच्छे से पता था कि यहां आए हुए लोगों से पैसे कैसे कमाने हैं, इसीलिए उसने अपने उस क्रूज को एकदम आलीशान बना दिया था। भले ही वह ऑन एक्शन एसोसिएशन के लिए था सकाया था, पर वहां आए हुए लोगों के रहने, खाने पीने और दूसरे शौक पूरे करने के लिए उसने इतने इंतजाम कर दिए थे कि भले ही लोग वहां से कुछ खरीदे या ना खरीदे और उसका कमीशन उसके खाते में आए या ना आए, पर बाकी चीजों से वह खूब पैसे कमा रहा था। उस होटल में एक दिन रुकने के वह कुछ ही लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा लेता था। उस शिप के ऊपर सिर्फ एक ही चीज थी जिसमें वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था,
और वह था उस क्रूज पर बिकने वाला ब्लैक मार्केट का सामान। और यह बात रेहान, अमन और जुनैद भी बहुत अच्छे से समझ गए थे। लगभग 8 बजे बज गए थे और सभी लोग डिनर कर रहे थे। और अब टाइम आज की रात के ऑक्शन का था। ऑक्शन रेहान और बाकी लोग जहां रह रहे थे उनके रेसिडेंशियल एरिया के पास में ही था और बहुत थोड़ी सी जगह में रखा गया था। पर अभी भी इस पूरे क्रूज के ऊपर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्सट्रैक्टिव चीज ब्लैक मार्केट ही था। और ब्लैक मार्केट में हर तरह का सामान बिक रहा था। और आज भी रात को यहां पर एक ऑक्शन था। पर रेहान ने डिसाइड किया कि वह आज रात को ऑनेक्शन पर जाने की बजाय कल रात को वहां जाएगा और उस पूरे ब्लैक मार्केट को देखेगा, क्योंकि आज पहले ही बहुत सफर और डिस्कशन करके ये लोग थक गए थे और रेहान आराम से इस ब्लैक मार्केट के फन को फील करना चाहता था, जैसा कि अमन ने उसे बताया था। डिनर के टाइम पर रेहान सिया और मैगी को भी डिनर के लिए बुला ही रहा था। पर इतनी ही देर में वह दोनों खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उन दोनों को देखकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मैं बस तुम दोनों को फोन करने की बोला था। सिया को रेहान की बात समझ नहीं आई। उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या बात है? रेहान ने उससे कहा, यह टाइम नर का है, चलो डिनर करने चलते हैं, उसके बाद हम लोगों को ऑनेक्शन एसोसिएशन में भी जाना है। रेहान की बात सुनकर सिया को याद आया कि इसे बहुत तेज भूख लग रही है और इसीलिए उसने रेहान से कहा, अरे हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चलो चलते हैं। जैसे ही उन लोगों ने अपना कमरा छोड़ा और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे, तभी अचानक सिया को कुछ याद आया और उसने रेहान से कहा, अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, तुम गेस करो आज मैंने यहां पर किसे देखा? रेहान, जिसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, वह सिर्फ अनुमान लगा सकता था। फिर भी उसने डायरेक्ट सिया से ही पूछ लिया, किसे देखा था? सिया ने बहुत ही सरप्राइजिंगली कहा, अरे मलाइका को तुमने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या तुमने की थी? सिया की बात सुनकर रेहान सच में बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह यहां पर मलाइका को मिलेगा। उसने हैरानी से फिर से पूछा, क्या कहा मलाइका? पर वह इस क्रूज पर क्या कर रही है? सिया पहले से मलाइका को जानती थी, क्योंकि वह दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी और मलाइका भी सिया के जितना ना सही, पर दुनिया में कुछ हद तक फेमस थी और इंडिया में तो उसका सिंगिंग में बहुत नाम था। हालांकि उन दोनों का कभी मिलना नहीं हुआ था, पर फिर भी वे दोनों ही एक दूसरे को जानते थी और इसी वजह से सिया ने रेहान से कहा कि उसने यहां पर मलाइका को देखा था, क्योंकि वह जानती थी कि रेहान की फिल्म और मलाइका की फिल्म एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं और फिलहाल के लिए वह दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। रेहान और सिया का रिश्ता अभी यहां पर जरूर नोटिस किया जाएगा, क्योंकि मलाइका यहां पर जो आ गई थी। सिया ने रेहान से कहा, शायद मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा था। अभी जो मैं वापस आ रही थी तो वह रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी। इस क्रूज के ऊपर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे और लगभग दुनिया का सारा डिलीशियस खाना इस क्रूज के ऊपर मिलता था। हालांकि उनको नहीं पता था कि मलाइका किस रेस्टोरेंट में गई है। वहां पर सभी लोग एक जगह आकर ही अपना खाना खाते थे, इसीलिए इस बात की संभावना बहुत ज्यादा थी कि मलाइका और रेहान की मुलाकात वहां पर हो जाए। तभी सिया ने फिर से कहा, और हाँ, मलाइका अकेले नहीं आई है, वह अभिमन्यु को अपने साथ लेकर आई है। रेहान ने जब सिया के मुंह से सुना कि मलाइका अकेले नहीं आई है बल्कि अभिम के साथ आई है, तो रेहान का रिएक्शन कुछ हो पाता। उससे पहले ही जुनैद ने हैरान होते हुए पूछा, अभिम क्या तुम वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री के वारिस अभिम की बात कर रही हो? सिया ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूं। सिया अभिम को इसलिए जानती थी क्योंकि एक वक्त पर अभिम पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था और हर कीमत पर उसे पाना चाहता था। पर बदकिस्मती से सिया उसे पसंद नहीं करती थी और अभी ने सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से उसे पसंद किया था। इसीलिए जब सिया ने उसे मना कर दिया तो उसने बिना सब्र रखे हुए किसी और का या मलाइका का पीछा करना शुरू कर दिया। मलाइका और अभिमन्यु दोनों ही अपने अपने मतलब से एक दूसरे के साथ थे। दोनों को ही एक दूसरे से प्यार जैसा कुछ नहीं था। दोनों की कुछ जरूरतें थीं जिसे दोनों अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के लिए पूरा कर रहे थे। कुछ टाइम पहले अभिम ने मलाइका को 400 मिलियन रस दिए थे ताकि मलाइका अपनी फिल्म बना सके और इन पैसों को दिए हुए काफी टाइम हो गया था। इतने टाइम बाद अभिम यह देखने आया था कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वह खराब तो नहीं गया है और इसीलिए वह आज वह है जो वेग आया था। असल में वह कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने नहीं आया था, बल्कि मलाइका के साथ अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने आया था। अभिनव की मंगेतर उसके साथ हर वक्त नहीं रहती थी,
और वह बहुत बड़े परिवार से आती थी और कहीं ना कहीं उससे लड़की से इस तरह की उम्मीद करना अभिनव के लिए बेवकूफी थी। वह भी शादी से पहले शूटिंग एरिया में आने से पहले अभिमन्यु ने मलाइका को बताया भी नहीं था और अचानक ही वहां पर पहुंच गया था और उसने लगभग अर्जुन और मलाइका को इतना करीब देख लिया था जब अभिम ने मलाइका के होटल रूम का दरवाजा खटखटाया। उस वक्त मलाइका और अर्जुन इंटीमेट थे और उन्होंने अपना काम किया ही था कि तभी अचानक मलाइका के कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज से दोनों काफी डर गए थे। किस्मत से अभिम को भी इस ऑक्शन एसोसिएशन में आना था और यहां आने की जल्दी में वह ज्यादा देर तक उस होटल में नहीं रुका। उसने जल्दी से मलाइका को अपने चोपर में बैठाकर क्रूज में ले गया और पीछे से उस होटल के रूम में अर्जुन जो अलमारी के अंदर छुपा हुआ था और बहुत मुश्किल से अपनी उस लंबी सी गर्दन को उस अलमारी के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा था, वह अकेला ही कमरे में एकदम हैरानी और शौक होकर रुका हुआ था। अगर रेहान को सच में इन सब बातों के बारे में पता होता तो वह पक्का मरते दम तक अर्जुन की इस हालत पर खूब हंसने वाला था। पर बदकिस्मती से मलाइका अपना हर काम बहुत चालाकी से करती थी और जब अभिमन्यु उस कमरे में आया तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा और वह यह सब कुछ नोटिस नहीं कर पाया। अभिमन्यु का उस आइलैंड के ऊपर आने का इस बार का सिर्फ दो ही मकसद था, पहला मलाइका से अपना मतलब निकालना और दूसरा इस ग्रैंड ऑक्शन एसोसिएशन में बिकने वाली एक चीज को खरीदना जो इस बार का उसका गोल था। जब रेहान ने देखा कि जुनैद अभिमन्यु को जानता है तो उसने बहुत ही उत्साहित होते हुए उससे कहा, जितना मैं जानता हूं तुम दोनों एक स्किल से जब बैकग्राउंड से नहीं हो। मैं सही कह रहा हूं ना? तो फिर तुम उसे कैसे जानते हो? क्योंकि जुनैद अभी भी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट स्किल से और मीडिया बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ था और अभिम का परिवार माइनिंग के काम से जुड़ा हुआ था। ऐसे में अगर देखा जाए तो दोनों ही परिवार बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से थे और इन दोनों का एक दूसरे को जानना काफी अजीब होता। रेहान का सवाल सुनकर जुनैद ने उससे कहा, मैं इतना ज्यादा इसे नहीं जानता हूं, बस थोड़ा बहुत पहचानता हूं। रिच सेकंड जनरेशन का स्किल देश में ना ही तो बहुत ज्यादा बड़ा था और ना ही बहुत ज्यादा छोटा था। इन लोगों के बीच में भी एक स्किल था जो बहुत अमीर और कुछ अमीर के बीच का था और अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह लोग अपनी अपने परिवार की ताकत के दम पर बैठ हुए थे और फिर मेरा परिवार इतना अमीर है जितना अमन का और अब इमू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जुनैद ने अभी अभी जो कहा रेहान उसकी बात बहुत हद तक समझ गया था। आखिर जुनैद सेकंड जनरेशन का रिच रेहान है और फिर यह तो उन लोगों में से हैं जो सिर्फ प्यार को इंपॉर्टेंस देता है, लोगों की इज्जत करता है, ना कि अभिमन्यु की तरह जिसे सिर्फ लड़कियां खिलौना लगती हैं, जिसके साथ यह जब तक चाहे तब तक खेल सकता है और मन भरने के बाद उन्हें बिना सोचे समझे फेंक देता है। हाँ, रेहान को अभी भी लगता था कि वह इतना समझदार नहीं है और ना ही प्यार के बारे में इतना कुछ जानता है कि वह को जज करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे अभी भी असली प्यार के बारे में जानना और उसे महसूस करना बाकी था। पर फिर भी अभिम में और उसमें दिन रात का अंतर था। देश में सुपर रिच सेकंड जनरेशन के अमीर लोगों का स्किल अलग था और नॉर्मल सेकंड जनरेशन अमीर लोगों को ग्रुप अलग था। बहुत ही कम लोग इन दोनों ग्रुप में ऐसे थे जिनकी पहचान या फिर पहुंच सुपर रिच लोगों तक थी, वरना यह लोग तो इन्हें सिर्फ एक फूल का टुकड़ा समझते थे जो इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। अभिम और जुनैद का परिवार लगभग हर तरीके से बराबर था। हालांकि फिर भी बिजनेस के मामले में अभिम और जुनैद ज्यादा एक दूसरे को नहीं जानते थे या कोई दखल नहीं देते थे। हाँ, वैसे यह दोनों दोस्त थे। जब से अभिम और जुनैद की दोस्ती हुई है तब से यह लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। पर अमन जुनैद से बहुत ज्यादा अलग है और इन दोनों की पर्सनैलिटी भी एक दूसरे से बहुत अलग है। इसीलिए जुनैद अभी म्यू से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, तुम उसके साथ ज्यादा खुले मिले नहीं हो और वैसे भी मेरे कुछ विवाद चल रहे हैं इस अभिम के साथ, और अगर तुम उसके दोस्त होते तो मेरे लिए यह सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जाती। जुनैद ने रेहान की बात सुनते ही थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मैं इसके जैसे आदमी से दोस्ती कैसे कर सकता हूं? यह आदमी एक तरह का कचरा है। ऐसा कहा जा सकता है कि अचानक से अभिम के यहां आ जाने से रेहान जुनैद पर बाकी सब लोग सारी बातें छोड़कर बस इसी के बारे में बात करना शुरू कर चुके थे। तभी अचानक वहां पर अभिम एकदम से टपक गया और उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, ओ क्या ये आइया, ये ना जुनैद नहीं है और यहाँ पर कौन कचरा है जिसके बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं? अभी म्यू को अचानक से वहां देखकर जुनैद ने भी बनावटी हंसी अपने चेहरे पर लाते हुए कहा,
हाय, मुझे अच्छे से पता है कि कौन कचरा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अमू कहीं ना कहीं जुनैद की बात समझ गया था और उसे समझ आ गया था कि जुनैद उससे क्या कहना चाह रहा है। अभिम ने बहुत ही उग्रता से कहा, जुनैद, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता। मेरी आंखों में तुम एक चुभता हुआ कांटा हो जिसे मैं कभी भी अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक सकता हूं। जब रेहान ने देखा कि अभिम बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज किस्म का आदमी है, तो उसने अपने कदम अभिम की तरफ बढ़ा दिए और उसके पास जाकर उससे कहा, यंग मास्टर, अभिम, बहुत टाइम से मैंने आपको इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा है। क्या इस दौरान आप अपने आप को हेवनली क्वीन मलाइका के लिए तैयार कर रहे थे? रेहान की यह बातें साफ साफ बता रही थीं कि वह मलाइका और अभिम का मजाक बना रहा था। और जब रेहान ने यह बात कही तो वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। सब लोगों को अपने ऊपर इस तरह हंसता हुआ देखकर मलाइका ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम रेहान इतना ज्यादा घमंड मत दिखाओ। पास्ट में मेरे रेहान, अभिम ने खुद को तुम्हारे लेवल तक नहीं गिराया था और अब तुम खुद को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब सिया ने रेहान को बताया कि क्रूज के ऊपर उसने मलाइका को देखा है, तो रेहान बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लिखा था कि वह इस तरह से मलाइका से यहां पर टकराएगा। और दूसरा झटका तो तब लगा जब सिया ने बताया कि मलाइका यहां पर अकेली नहीं आई है, बल्कि कि एक बड़े सेकंड जनरेशन के रिच आदमी के साथ आए हैं। तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि माइनिंग किंग अभिम था। एक वक्त पर अभिम ने बहुत टाइम तक सिया का पीछा किया था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, पर सिया ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और अपनी डेस्परिंग ने अपनी ख्वाहिश के लेवल को थोड़ा सा कम करके मलाइका को फंसा लिया था। यह बात मलाइका भी जानती थी, पर दोनों ही अपनी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ थी। वही जब सिया ने यह बात रेहान को बताई तो जुनैद ने उन सबको बताया कि वह उस अभिम को बहुत अच्छे से जानता है। इन दोनों की फील्ड अलग अलग है, पर फिर भी बहुत हद तक सेकंड जनरेशन के अमीर आदमी होने की वजह से अभिम और जुनैद दोनों एक दूसरे को जानते थे। इन लोगों के बीच दोस्ती तो नहीं थी, पर फिर भी यह लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थे। जुनैद जहां पर प्यार और रिश्तों की कदर करता था, वही अभिम लड़कियों को सिर्फ एक खिलौना समझता था, जिन्हें वह अपने पैसों के दम पर खरीदने की कोशिश करता था। यह सब लोग वहां पर अभिम की बात कर ही रहे थे। तभी वहां पर अमू आ गया और जब उसने सुना कि जुनैद और बाकी सब लोग उसे कचरा कह रहे हैं और उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो उसने जुनैद को सबके सामने धमकी देते हुए कहा कि वह किसी दिन उसे मार देगा। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसकी बोहें तंग गई और उसने अभिम के थोड़ा करीब जाकर उससे कहा कि उसने बहुत टाइम से अभिम से बात नहीं की है। लगता है वह अपने आप को मलाइका के लिए तैयार कर रहा था। यह बात सुनते ही वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि रेहान साफ साफ अभिम की और मलाइका की बेइज्जती कर रहा था। अभिम अकेला वहां नहीं आया था, उसके साथ मलाइका भी वही खड़ी थी। और जब उसने सब लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा कि अभिम जानबूझकर उसे कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि वह खुद को रेहानी लेवल तक नहीं गिराना चाहता है। जब भी मलाइका रेहान के साथ होती थी, उसे हर बार कोई ना कोई परेशानी उठानी ही पड़ती है और इसी वजह से मलाइका बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मलाइका को नहीं पता था कि रेहान की असली पहचान क्या है। उसे लगता था कि रेहान सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता है और वह इस वक्त उसका एक बिजनेस राइवल है। मलाइका हमेशा ही रेहान से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और आज जब वह इतने बड़े रेहान अभीम के साथ खड़ी थी तो उसने बहुत ही घमंड करते हुए इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की कि वह किसी भी तरह रेहान को नीचा दिखाए या फिर उसे अपनी पावर दिखाकर अपनी हद में रहने के लिए कहे। मलाइका ने फिर से गुस्सा करते हुए रेहान से कहा, मैं तुम्हें बता दूं कि अभिम सेकंड जनरेशन का बहुत अमीर आदमी है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम अपनी हद में रहो, वरना मेरे रेहान अभिम उन लोगों में से नहीं है जो किसी से डर जाएं और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं तुमसे निपटने के। मलाइका की बात सुनकर अमन ने डरने का नाटक करते हुए उससे कहा, यस, तुम्हारे रेहान बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इन्होंने सच में मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। तुम सिर्फ इस अमीर आदमी की एक रखल हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो और तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? हमको सच कहूं तो तुम जैसी लड़की से बात करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अमन ने मलाइका को बहुत ही बुरी तरह से डालते हुए कहा, चाहे यह बात रेहान और अभिम के बीच हो। अगर अभिम रेहान का दुश्मन है तो इसका मतलब वह मन और जुनैद का भी दुश्मन है।
वही सिया जिसके रेपुटेशन और स्टेटस मलाइका से बहुत ज्यादा बड़ा था, वह वहीं पर साइड में चुपचाप खड़ी थी। मलाइका की बकवास सुनकर अमन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वह अभी भी मलाइका को डांटे जा रहा था। तुम इस पूरे देश में अकेली कोई बहुत खूबसूरत और बड़ी एक्ट्रेस नहीं हो। तुम्हें किसने हक दिया हम लोगों की बातों के बीच में बोलने का? तुम अपने आप को एक सेलिब्रिटी कहती हो, पर असल में तुम सिर्फ एक पालतू जानवर हो जिसे इस अभिमन्यु ने अपने कैद में रखा हुआ है। तुम अपने आप को सच में एक इंसान समझती हो। अमन की इतनी खरी खोटी बातें सुनकर मलाइका का पारा चढ़ गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम अभिमन्यु देखो ना, ये आप भी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इतना कहकर मलाइका ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और एक रोते हुए बच्चे की तरह हरकतें करने लगी। उसे लग रहा था कि अभिमन्यु जरूर उसके लिए स्टैंड लेगा और उसका साथ दे। असल में रेहान और अभिमन्यु काफी पुरानी दुश्मन थे और उन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था। अभिमन्यु के सामने मलाइका जानबूझकर इस